डियर स्टूडेंट्स, संविधानवाद की पाश्चात्य अवधारणा के बारे में हम स्पष्ट थे कि सरकार और उसकी शक्तियों पर नियंत्रण के लिए की जाने वाली ऐसी व्यवस्था जो जनता के सामने विधि के समक्ष समानता की अवधारणा को प्रस्तुत करती है, संविधानवाद के नाम से जानी जाती है। आज हम संविधानवाद की साम्यवादी अवधारणा के बारे में चर्चा करेंगे। साम्यवादी विचारधारा से स्पष्ट है कि वह विचारधारा जो राजनीति, राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक शक्ति का मूल आधार आर्थिक तत्व को मानती है, आर्थिक शक्ति को मानती है, अर्थव्यवस्था को मानती है, वह विचारधारा उसी आधार पर अपने अन्य प्रतिमानों को स्पष्ट करती है। राजनीतिक व्यवस्था से आशय जो राजनीतिक व्यवस्था को चलाता है सरकार, और जब हम सरकार पर नियंत्रण की व्यवस्था करते हैं तो उसको संविधानवाद के अंतर्गत परिभाषित करते हैं। लेकिन साम्यवादी विचारधारा के अनुसार नियंत्रण की व्यवस्था आर्थिक व्यवस्था पर जब तक नहीं होगी तब तक सरकार के ऊपर या शासन व्यवस्था के ऊपर लगाए गए किसी भी प्रकार के विधिक या राजनीतिक नियंत्रणों का कोई भी महत्व नहीं रह जाता है। यही कारण है कि आर्थिक व्यवस्था पर नियंत्रण करने से वर्गविहीन और शोषण रहित व्यवस्था उत्पन्न होती है, जो एक प्रकार से संविधानवाद के मूल जो मंतव्य है, मूल जो उसका मूल्य है या मूल जो उसका महत्व है कि विधि के समक्ष सभी समान रहें और विधि का शासन हो, तो उसी को स्पष्ट करते हैं कि यदि वर्गविहीन और शोषण रहित व्यवस्था होगी तो स्वतः ही राजनीतिक शक्ति किसी भी नियंत्रण या किसी भी प्रभाव और दबाव से मुक्त होकर संविधान के आधार पर कार्य कर सकेगी। इस आधार पर माने तो साम्यवादी व्यवस्था 3 मान्यताओं को स्पष्ट करती है। नंबर 1 कि राजनीतिक शक्ति का आधार विधि नहीं होती, अपितु राजनीतिक शक्ति का आधार आर्थिक शक्ति होती है। चूँकि आर्थिक शक्ति पर, आर्थिक संसाधनों पर, उत्पादन के आर्थिक साधनों पर नियंत्रित करने वाला वर्ग ही अंततः राजनीतिक शक्ति को नियंत्रित करता है। इसलिए यदि किसी भी प्रकार से राजनीतिक शक्ति को नियंत्रित करना है, सरकार की शक्ति को सीमित करना है, तो हमें आर्थिक शक्ति या आर्थिक व्यवस्था को नियंत्रित करने की व्यवस्था या विकल्प सर्च करने होंगे। नंबर 2, चूँकि आर्थिक शक्ति पर जिसका वर्चस्व होता है, आर्थिक व्यवस्था पर जिसका वर्चस्व होता है, वही वर्ग प्रभुत्व वर्ग बन जाता है और वही राजनीतिक शक्ति के माध्यम से सत्ता पर नियंत्रण करता है। तो अप्रत्यक्ष रूप से हम क्या देख रहे हैं कि संविधानवाद राजनीतिक शक्ति पर नियंत्रण की व्यवस्था है, लेकिन साम्यवादी विचारधारा ये मानती है कि आर्थिक व्यवस्था पर नियंत्रण करके राजनीतिक शक्ति पर नियंत्रण स्थापित करने वाला प्रभुत्व वर्ग ही संविधानवाद को परिभाषित करता है। तो इस अर्थ में क्या किया जाना चाहिए? जो तीसरी मान्यता है कि राजनीतिक शक्ति को आर्थिक शक्ति के अधीन नहीं होना है, अपितु राजनीतिक शक्ति को आर्थिक शक्ति के नियंत्रण से भी मुक्त करना है, उसके प्रभाव और दबावों से भी मुक्त करना है। तो इस आधार पर 3 प्रकार के स्ट्रक्चरल सिस्टम्स को, 3 प्रकार की जो संरचनात्मक संस्थात्मक व्यवस्थाएं हैं, उसको साम्यवादी विचारधारा महत्वपूर्ण मानती है। नंबर 1, जो चीज़ शोषण का कारण है या जो चीज़ नियंत्रण का कारण है या जो चीज़ समानता को चैलेंज करती है, वो क्या है? संसाधन। कौन से साधन? जो उत्पादन करते हैं और जिनकी भूमिका वितरण के अंतर्गत होती है। तो पहली संस्थागत व्यवस्था क्या की जानी चाहिए, क्या की जाने की का विकल्प या क्या कि जिनका विचार साम्यवादी विचारधारा के अंतर्गत वर्णित है। नंबर 1, उत्पादन एवं वितरण के साधनों पर सार्वजनिक नियंत्रण, सार्वजनिक स्वामित्व होना चाहिए। इसका अर्थ ये कि जो वर्ग शक्तिशाली है, जो वर्ग संपन्न है, जो वर्ग प्रभुत्वशाली है, उसके नियंत्रण से मुक्त करके उत्पादन एवं वितरण के साधनों पर किसी वर्ग विशेष का नियंत्रण समाप्त होना चाहिए और उसके स्थान पर सार्वजनिक स्वामित्व होना चाहिए। नंबर 2, संपत्ति का समान वितरण होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब संसाधनों पर एकाधिकार नहीं रहेगा, उसके लाभ और अवसरों पर एकाधिकार नहीं रहेगा, तो क्या होगा? राजनीतिक शक्ति मुक्त होगी। किसे? किसी वर्ग विशेष के नियंत्रण से। और उसके लिए क्या आवश्यक है? संपत्ति का समान वितरण कर दिया जाए, ताकि लाभ के समान वितरण से जब सभी इस अर्थ में आर्थिक समानता का उपभोग करेंगे तो राजनीतिक समानता के अवसर भी प्राप्त कर पाएंगे।
तीसरी जो व्यवस्था आवश्यक मानी राजनीतिक शक्ति को नियंत्रित करने के लिए, वो थी साम्यवादी दल का एकाधिकार। अर्थात एक दलीय व्यवस्था के द्वारा साम्यवादी दल को ये एकाधिकार हो कि वो संपूर्ण राजनीतिक शक्ति पर नियंत्रण करे, उसको परिभाषित करे, उसको निर्देशित करे। जब अवसरों की समानता का अधिकार होगा, एक ही दल में विकल्प मिलेंगे, एक ही दल के द्वारा प्रस्तुत विचारधारा के क्रियान्विति का आधार होगा, तो क्या होगा, राजनीतिक शक्ति नियंत्रित रहेगी, ऐसा साम्यवादी विचारधारा का मानना है। तो इस आधार पर हम क्या देखते हैं कि संविधानवाद में मूल विचार क्या है, सब समान हो, नियंत्रित हो और सीमित हो। सरकार सीमित हो, मतलब उसके द्वारा शक्तियों का प्रयोग सीमित रूप से किया जाए, अबाध रूप से नहीं किया जाए, वो अनियंत्रित नहीं हो। तो संविधानवाद किसकी बात करता है, विधि के समक्ष समानता की बात करता है। तो समानता कब होती है, विधि के समक्ष समानता कब होगी, सरकारें नियंत्रित और सीमित कब रहेंगी, जब साम्यवादी विचारधारा होगी। और साम्यवाद विचारधारा क्या कह रहा है, आर्थिक समानता और आर्थिक हितों में समानता होनी चाहिए। तो जब आर्थिक हितों में समानता होगी तो राजनीतिक व्यवस्था साम्यवादी व्यवस्था के आधार पर संविधानवाद को अभिव्यक्त करेगी। लेकिन सैद्धांतिक रूप से और व्यवहारिक रूप से हम दोनों ही प्रतिमानों में अंतर देखते हैं। सैद्धांतिक रूप से ये एक विचार है, एक मूल्य है, एक गंतव्य है, एक लक्ष्य हो सकता है कि समाज में संसाधनों का समान रूप से वितरण करके आर्थिक समानता का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन व्यवहार में हम देखते हैं 1917 में साम्यवादी क्रांति के पश्चात में रूस में, 1949 में 49 में चीन में साम्यवादी शासन की स्थापना के बाद में, और 1955 से 91 के बीच में जितना भी यूरोपीय साम्यवादी जो ब्लॉक बना, जो कम्युनिस्ट ब्लॉक बना, उसमें साम्यवादी विचारधारा के आधार पर जिस प्रकार की शासन और व्यवस्थाएं बनाई गई और नियंत्रित की गई, उससे संविधानवाद के बिल्कुल विपरीत विचार को, बिल्कुल विपरीत जो परिदृश्य था उसको स्पष्ट किया। क्यों? क्योंकि साम्यवादी जो ब्लॉक और जो सोवियत संघ का हमने पतन देखा, उसमें दो चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट थी कि मूल विचार क्या है संविधानवाद में, नियंत्रण का विरोध। लेकिन व्यवहार में क्या हुआ कि नियंत्रण की व्यवस्थाएं क्या की गई, साम्यवादी दल के द्वारा सत्ता पर नियंत्रण स्थापित किया गया। किसके माध्यम से? साम्यवादी दल के द्वारा। तो वो नियंत्रण बहुत अधिक दलों का समाप्त करके एक दल का अगर नियंत्रण कर दिया गया तो उसकी जो प्रवृत्ति रही, उसका जो कार्यशैली रही, उसमें एक प्रकार की तानाशाही और सर्वाधिकारवादी प्रवृत्ति का उदाहरण देखने को मिला, जो कि संविधानवाद के मूल विचार से ही विपरीत है, या संविधानवाद के मूल विचार की ही विरोधी विचारधारा है। तो इस अर्थ में ये माना जाना कि साम्यवादी विचारधारा के द्वारा सामाजिक आर्थिक न्याय का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है, वो एक मूल्य तो हो सकता है, एक आदर्श तो हो सकता है, लेकिन उसके आधार पर बनी हुई संरचनात्मक या स्ट्रक्चरल जो सिस्टम्स हैं वो ऐतिहासिक अनुभवों से समीकृत नहीं होते हैं, उसके समान सिद्ध नहीं होते हैं। संभवतः यही कारण था कि गोर्बाचोव ने सत्ता में आने के बाद में अपनी दो नीतियों के द्वारा, ग्लासनोस्ट और पेरिस्ट्रोइका के द्वारा, ग्लासनोस्ट पता खुलापन, उन्होंने पूरी साम्यवादी व्यवस्था में खुलेपन का समर्थन किया और बताया कि जब तक हम उदारवादी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के साथ में समन्वय नहीं करेंगे, उनका स्वागत नहीं करेंगे, उनके प्रति समझ उत्पन्न नहीं करेंगे, तब तक हम पुनर्रचना नहीं कर सकते किसी भी अर्थव्यवस्था की। फलतः उन्होंने पेरिस्ट्रोइका के सिद्धांत के द्वारा, जिसमें एक पुनर्रचना का पूरा एक विधिवत ढांचा उन्होंने प्रस्तुत किया, उसके द्वारा ये व्यवस्था प्रस्तुत की कि उदारवादी लोकतंत्र का जो संविधानवाद है उसमें व्यक्ति की राजनीतिक और आर्थिक स्वतंत्रता के माध्यम से अधिक तीव्र गति से हम विकास और विधि के समक्ष समानता की अवधारणा को प्रस्तुत कर पा रहे हैं। फलतः 1991 के बाद में हमने साम्यवादी ब्लॉक का, साम्यवादी गुट का विघटन देखा, जिसके परिणाम स्वरूप आज हम ये मानकर चलते हैं कि उदारवाद को परिलक्षित करते हुए संविधानवाद की जो पश्चिमी अवधारणा है वो यदि हमें व्यवहार में अपनी संरचनात्मक व्यवस्था के रूप में उपस्थित दिखती है, हम उसको देख सकते हैं, वही उसके विपरीत में साम्यवाद की जो संविधानवादी अवधारणा है उसका हम व्यवहार में आलोच्य पक्ष, जो उसका तुलनात्मक दृष्टि से हम देखें तो हम उसकी आलोचना ही अधिक पाते हैं, क्योंकि सिद्धांत और व्यवहार के मौलिक अंतर के कारण संविधानवाद का यहाँ पे परिलक्षण प्रतीत नहीं होता है।